यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर पर डिस्कस कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस पेपर में जूलॉजी के इस पेपर में थर्ड यूनिट चल रही है हमारी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रम है जो कि पार्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है उसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के अंदर ग्लूकोज के एक अणु ने प्रवेश किया था और उसका अपघटन होकर निर्माण होता है किसका, दो पायरुविक अम्ल का। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम हमने पढ़ लिया था। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम में ग्लूकोज के एक अणु से बना था दो अणु पायरुविक अम्ल के। दो अणु हमें मिले थे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे की जो प्रक्रिया हम पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे, पायरुविक अम्ल से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पायरुविक अम्ल है। क्योंकि जो ये ग्लूकोज अणु है इसका क्या करना है, हमें पूर्ण ऑक्सीडेशन करना है, इसका ऑक्सीकरण करना है। तो ऑक्सीकरण करने के लिए पहला जो प्रक्रिया था वो तो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से बने थे दो अणु पायरुविक अम्ल के। ठीक है, 10 चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न हुई थी जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके फलस्वरूप दो मिले हमें पायरुविक अम्ल के और 8 अणु मिले एटीपी के। ठीक है, 8 अणु मिले एटीपी के, जिनमें से दो तो क्या है डायरेक्टली मिल जाते हैं, दो अणु तो क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दो, और जो 6 एटीपी है वो किससे मिलता है, एटीएस से। ठीक है, एनएडीएच के थ्रू एनएडीएच के थ्रू 6 एटीपी हमें मिलता है एटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से। ठीक है, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में। अब हमें बात करनी है ग्लाइकोलाइसिस से आगे की तरफ, तो हम स्टार्ट करेंगे पायरुविक अम्ल से। देखिए, जो पायरुविक अम्ल बना है कहाँ पे बना है, कोशिका के जीव द्रव्य में। ठीक है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके भविष्य के बारे में बात करते हैं। तो जो पायरुविक अम्ल है ये तीन पथों पर तीन तरह के रास्तों पर जा सकता है आगे। ठीक है, अगर हम बात करें, एक तो क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण, दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और तीसरा क्या होता है ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में। ठीक है, ऑक्सीजन की जब लिमिटेड कंसंट्रेशन होती है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, तो इसका फ्यूचर क्या होगा। ये तीन जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, तीन परिस्थितियां कौन कौन सी, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीकाइनेशन, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन उपस्थित तो है लेकिन क्या है, लिमिट में है, सीमांत में है, एक सीमित मात्रा में जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो उस टाइम पर जो पायरुविक अम्ल है इसका जो भविष्य होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये तीन रास्तों पर ये पायरुविक अम्ल आगे जा सकता है। इन तीनों रास्तों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे रास्ते की जिस पर ऑक्सीजन है सीमित मात्रा में। ठीक है, ऑक्सीजन जब लिमिट कंसंट्रेशन पर अवेलेबल होती है तो उस टाइम वातावरण में जो पायरुविक अम्ल है वो किस तरह से काम करेगा, इसका उपापचय किस तरह से होगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अपनी मसल्स की। ठीक है, यदि कंकाली मांसपेशियों की बात करें, कंकाल मांसपेशियों की बात करें, कंकाली पेशियां, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, उनकी बात की जाए तो उनके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। जब हम लगातार कार्य करते रहते हैं ना, यदि हम हार्डवर्क करते हैं या फिर लगातार कुछ कार्य करते रहते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पहले क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। अब ये पायरुविक अम्ल क्या करेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है हमारी मांसपेशियों के अंदर। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारी मांसपेशियों के अंदर एक पेन उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है, वही दर्द हमें फिर महसूस होता है। ठीक है, जब हम लगातार कार्य करते रहते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारी जो मसल्स होती है, उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली नहीं हो पाती, प्रचुर मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाती ऑक्सीजन की।
यानी कि क्या हो गए, अनॉक्सिकारी श्वसन वहां पर फिर वाली सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी पायरुविक अम्ल को, तो पायरुविक अम्ल क्या कर लेगा, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पायरुविक अम्ल ठीक है, पायरुविक अम्ल क्या हो जाएगा, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉर्म करता है किसको, लैक्टिक अम्ल को। ठीक है, और इससे जो हाइड्रोजन निकलेंगे, पायरुविक अम्ल जब हमारी मांसपेशी होती है, मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक है, तो उस टाइम पर जो पायरुविक अम्ल है ये क्या करता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन निकलता है इसके बाद इसके अंदर से, ठीक है, हाइड्रोजन को ये त्याग देता है और कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, और ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, और ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारे मांसपेशियों में जुड़ जाता है, जमाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका सेडिमेंटेशन हो जाता है, और इसी कारण से हमारी जो मांसपेशी होती है उनमें हमें दर्द का आभास होता है, दर्द की अनुभूति उत्पन्न होती है। जब हम लगातार कार्य करते रहते हैं तो उस टाइम पर जो हमें थकान लगती है ना, हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, वो लैक्टिक अम्ल के कारण से ही होता है, क्योंकि मांसपेशियों के अंदर जब हम लगातार कार्य करते हैं तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रचुर मात्रा में या फिर आपूर्ति उसकी नहीं हो पाती, और उस टाइम पर जो हमारा पायरुविक अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण से हमें पेनफुल फील होता है। ठीक है, ये पायरुविक अम्ल हाइड्रोजन आयंस को त्यागता है और उनको ग्रहण करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, NAD के द्वारा। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, NaDH +H+। ठीक है, पायरुविक अम्ल का हाइड्रोजन त्याग है और NAD को ग्रहण करेगा तो फॉर्म करेगा किसको, NaDH को, और इसके साथ में बनेगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये तो बात हो गई एक वातावरण में जिसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिट मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, एक सीमा के अंदर उपस्थित है। एक सिचुएशन ये हो गई, एक रास्ता ये हो गया पायरुविक अम्ल का कि पायरुविक अम्ल बदल जाएगा किसमें, लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, दूसरी बात करें, ये एक रास्ता, दूसरे रास्ते की बात करें, दूसरे रास्ते में क्या होगा, अनऑक्सीकरण श्वसन होगा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ प्लांट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, कुछ जैसे बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है, तो उसमें क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल होता है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि पायरुविक अम्ल है, ये पायरुविक अम्ल सबसे पहले फॉर्म करता है इसको, एल्डिहाइड। ठीक है, जो ये पायरुविक अम्ल है ये एल्डिहाइड को फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, दूसरा रास्ता बता रहा हूं मैं, दूसरा किस तरह का भविष्य हो सकता है पायरुविक अम्ल का, जिन कोशिकाओं के अंदर अनॉक्सीकारी श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। ठीक है, उनमें जो पायरुविक अम्ल होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बनाएगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पायरुविक अम्ल क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बन के 3 अणु पाए जाते हैं, याद है कि नहीं है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन पाए जाते थे। ठीक है, 6 कार्बन के अणु पाए जाते थे, वो 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। जब 6 कार्बन अणु को 2 में बांटेंगे तो क्या होगा, 3 कार्बन परमाणु बढ़ जाएंगे वो। ठीक है, तो एक पायरुविक अम्ल के अंदर 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक जो कार्बन होता है वो निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के
इस पर निर्माण कर लेता है एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। किनके अंदर बात कर रहा हूं मैं, ये बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, जीवाणु की जो कोशिका होती है उनके अंदर इस तरह की क्रिया होती है पायरुविक अम्ल के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उनमें, ठीक है। अब जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड क्या करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉर्म करेगा इथाइल अल्कोहल को, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को। इथाइल अल्कोहल को फॉर्म करेगा ये, और एल्डिहाइड में से जो हाइड्रोजन्स निकलते हैं बाहर उनको ग्रहण करने का काम कौन करता है, NAD, और क्या बनाएगा, NADH प्लस H प्लस। समझ में आ रहा है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है इस तरह से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, जीवाणु कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। पायरुविक अम्ल पहले कार्बोक्सिलिक एंजाइम की उपस्थिति में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। अब जो एल्डिहाइड बनाए, ये एल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, और इसमें से जो हाइड्रोजन्स निकलते हैं उसके द्वारा रिडक्शन होता है, NAD का अपचयन हो जाता है, NAD का, और NADH को फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ये NADH फिर आगे ATP का फॉर्म करता है, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन हो गई, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो ये थर्ड जो डिग्री है, तीसरा जो रास्ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये ही होता है हमारे कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑक्सीकारी श्वसन, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकारी होता है ये, ठीक है। जो थर्ड है, तीसरा जो रास्ता है वो क्या होगा, ऑक्सीकारी श्वसन। ऑक्सीकारी का श्वसन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। पायरुविक अम्ल क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल को फॉर्म करता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल को फॉर्म करता है। जो ये तीसरा, दो रास्ते मैं बता चुका हूँ आपको, तीसरा जो रास्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी खोज करने का श्रेय जाता है H.A. क्रेस को, ठीक है। H.A. क्रेग को, एक साइंटिस्ट का नाम है H.A. क्रेग, ठीक है। H.A. क्रेग्स एक वैज्ञानिक का नाम है। इस वैज्ञानिक ने, इन वैज्ञानिकों ने क्या करा था, इस रास्ते की खोज की थी, या फिर जो ये चक्र होता है, ठीक है, उस चक्र की खोज की थी, इसलिए इस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। तो जो तीसरा रास्ता है वो क्या है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। और इस चक्र का नाम क्रेब्स क्यों पड़ा, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्रेब्स था, ठीक है। H.A. क्रेब्स था जिन्होंने इस चक्र की खोज की थी, इसलिए इस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र, ठीक है। इस चक्र में जो पायरुविक अम्ल है वो पहले एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा, और फिर एसिटाइल को एंजाइम प्रवेश करेगा क्रेब्स चक्र के अंदर, ठीक है। और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप विभिन्न मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण करता है, जो कि विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं में काम में आते हैं, ठीक है। और बीच बीच में निर्माण करता है एटीपी के अणुओं का, जो कि क्या है, ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारी डिकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं तीसरे रास्ते को, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे हैं हम तीसरे रास्ते की। तीसरे रास्ते में क्या होगा, जो पायरुविक अम्ल है, जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल किसका निर्माण करेगा, एसिटाइल को एंजाइम का, एसिटाइल
एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए का ये निर्माण करता है और एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करेगा। साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल से मिलेगा और NADH का भी निर्माण होगा। ठीक है, उसमें आ गया पायरुविक अम्ल से ये क्रिया होती है। ठीक है, जो पायरुविक अम्ल होता है, ये पायरुविक अम्ल एसिटाइल को एंजाइम ए में बदल जाता है। इससे इसके अंदर कितना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, एक कार्बन निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। ठीक है, इसके अंदर से जो हाइड्रोजन निकलता है वो ग्रहण करने का काम किया जाता है NAD के द्वारा, तो NADH का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, पायरुविक अम्ल कितने बने थे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में, दो एक बने थे पायरुविक अम्ल के 2 अणु। ठीक है, 2 ही अणु की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, 2 ही अणु, तो इनका जब होता है तो 2 ही अणु बनते हैं एसिटाइल को एंजाइम में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं अणु और 2 ही NADH के अणु हमें मिलते हैं। ठीक है, इस क्रिया में होता है ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन का जो अणु है इसमें से बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, समझ में आ रहा है। ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुविक अम्ल से बाहर निकलते हैं और निर्माण करते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए का। ठीक है, ये एसिटाइल जो को एंजाइम ए है, इसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण। और ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण क्या होती है, एक लिंक रिएक्शन होती है। ठीक है, लिंक मतलब दो प्रोसेस को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, 2 प्रोसेस कौन कौन से, 2 प्रक्रिया कौन कौन सा है, एक तो है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस आता है। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना, पायरुविक अम्ल बना। पायरुविक अम्ल जो बना था वो ये रहा। अब इसने किसका निर्माण किया, एसिटाइल को एंजाइम ए का। और जो ये एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये प्रवेश करता है क्रेब्स चक्र में। ठीक है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए क्या कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। भाई मैंने यही तो बताया था आपको, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पे चलती है, कोशिका के जीव द्रव्य में। ठीक है, कोशिका के जीव द्रव्य में चलती है, तो पायरुविक अम्ल कहाँ पे बनेगा, कोशिका के जीव द्रव्य में बनेगा। अब ये पायरुविक अम्ल बदल जाएगा जिसमें एसिटाइल को एंजाइम ए में, और फिर जो ये एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जो क्रेब्स चक्र है वो चलता है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंदर वाला जो भाग है मैट्रिक्स बोलते हैं उसे, वहां पर सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्रेब्स चक्र में सहायक होते हैं। इसीलिए जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है और स्टार्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए से, और एसिटाइल को एंजाइम ए भी प्रवेश कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो 2 प्रक्रिया जो कौन कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना, पायरुविक अम्ल, और क्रेब्स चक्र स्टार्ट कहां से होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए से। तो एसिटाइल पायरुविक अम्ल को एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा। इस अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकार्य भी कार्बोक्सीकरण, और इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, योजक समीकरण, जोड़ने वाला जो काम किया जाता है, योजक समीकरण या फिर योजक अभिक्रिया, लिंक रिएक्शन। ठीक है, और ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, ठीक है, ये बीच में आएगी, इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में लिंक रिएक्शन होती है, फिर क्रेब्स चक्र चलता है, फिर क्रेब्स चक्र के बाद में चलेगा पीटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, जब ये चारों प्रकरण हो जाएगा ना, तो तब जाकर क्या होगा, ग्लूकोज के अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और 36 से 38 अणु एटीपी के हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये हमें करना है, कार्बोहाइड्रेट का वापसी तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है। ये सारे जो क्रम होते हैं ये क्या होता है कि आपको हाइड्रोट से मेटाबॉलिज्म में पढ़े जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के क्रम में क्या हुआ था, ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुवेट अम्ल के दो अणु बने थे। पाइरुवेट अम्ल के दो अणुओं से निर्माण होता है इसका एसिटाइल कोएंजाइम का। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो बना वो लिंक रिएक्शन में तो बना, ये बीच का काम करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं ग्लाइकोलाइसिस और ग्रेव्स चक्र। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम ये आ गया, समझ में आ गया ना, एसिटाइल कोएंजाइम है। और ये भी याद रखना है आपको कि जो लिंक रिएक्शन होती है, योजक अभिक्रिया होती है, उसमें कितने एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए दो पाइरुवेट अम्ल के अणु थे, दो ही एसिटाइल कोएंजाइम के अणु बनेंगे और दो ही क्या होंगे, हमें NADH प्राप्त होता है। और एक NADH पीटीएस में जब प्रवेश करता है तो कितने एटीपी का फॉर्म करता है, बता चुका हूं आपको, 3 एटीपी अणु का निर्माण किया जाता है एक NADH के द्वारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करने पर। ठीक है, तो दो NADH है तो कितने एटीपी बनेंगे, 6। ठीक है, तो जो लिंक रिएक्शन है उसमें कितने एटीपी बनते हैं, 6 एटीपी बनते हैं, ये भी याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, लिंक रिएक्शन में देखिए ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने, 8 बने, ग्लाइकोलाइसिस में बने 8 एटीपी, लिंक रिएक्शन में बन गए 6 एटीपी। ठीक है, इस तरीके से आपको टोटल करते चलना है, लास्ट में यहाँ पे देखिएगा तो कितने बनेंगे, 36 से 38 एटीपी बनेंगे। ठीक है, अब क्रेव्स चक्र की बात करेंगे, आप क्रेव्स चक्र की बात करेंगे, लिंक रिएक्शन की बात करो, ये लिंक रिएक्शन है। ठीक है, ये तो मैंने आपको फ्यूचर बताया है पाइरुवेट अम्ल का। ठीक है, जो पाइरुवेट अम्ल बना उसके 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता बताया था ये वाला, जो कि कोशिका अपनी जो मांसपेशी होती है उनके अंदर ऑक्सीजन की सीमा में उपस्थित होती है, लिमिट होती है। ठीक है, तो इस तरह का इसका भविष्य होता है, लैक्टिक का ये निर्माण करता है, मांसपेशी के अंदर क्रेव्स चक्र नहीं चलता। ठीक है, ये दूसरा है बैक्टीरिया के अंदर, इस तरह से पाइरुवेट अम्ल इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सामान्य कोशिकाएं हैं हमारी, जिनके अंदर ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है, वहां पर चलता है क्रेव्स चक्र। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पाइरुवेट अम्ल पहले एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में प्रवेश कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और स्टार्ट होगा एक क्रेव्स चक्र। ठीक है, और क्रेव्स चक्र की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम ये है हमारे पास। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, देखिए जो एक क्रेव्स चक्र है ये स्टार्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम से। इससे पहले आपको बता दे रहा हूँ, जो क्रेव्स चक्र होता है इसका क्रेव्स चक्र नाम क्यों पड़ा, पता है क्योंकि साइंटिस्ट थे सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले H.E. क्रेव्स, इसलिए इसको क्रेव्स चक्र कहते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे पहला उत्पाद होता है ना वो होता है सिट्रिक अम्ल। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल सबसे पहला उत्पाद होता है क्रेव्स चक्र का, इसलिए क्रेव्स चक्र को सिट्रिक एसिड सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है, सिट्रिक चक्र या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तीसरा, इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है, क्रेव्स चक्र। समझ में आया, ये तीनों जो नाम है वो एक ही साइकिल के, एक ही चक्र के होंगे, एक ही प्रकार। ये 3 अलग अलग नाम है लेकिन समझा एक ही जाएगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक नाम देकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कहा जाएगा कि सिट्रिक अम्ल चक्र को समझाइए, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र को समझाइए, या फिर कहा जाए क्रेव्स चक्र को समझाइए। तो तीनों में एक ही उत्तर हमें लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप बात करने जा रहे हैं क्रेव्स चक्र के ऊपर। स्टार्ट इससे होगा एसिटाइल कोएंजाइम A से। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A से क्रेव्स चक्र। फर्स्ट स्टार्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम
ए, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए क्या करता है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्सलो एसिटिक अम्ल के साथ जुड़कर ऑक्सलो एसिटिक अम्ल, ऑक्सलो एसिटिक, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल के साथ जुड़कर निर्माण करता है सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक ऑक्सलो एसिटिक अम्ल का सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। देखो एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। पायरुवेट अम्ल से जो बनाएंगे, पायरुवेट अम्ल के अंदर कितने अणु होते हैं कार्बन में, 3, उसके अंदर से एक अणु बाहर निकल जाता है, बचे 2, एक अणु निकल गया ना बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, उसमें डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एक कार्बन निकल गया, बच गए 2 कार्बन रह गए एसिटाइल को एंजाइम में। ऑक्सलो एसिटिक अम्ल के अंदर होते हैं 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब ये दोनों जुड़े संघनन एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, कंडेंसेशन एंजाइम की उपस्थिति में, संघनन एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम, ठीक है, संघनन एंजाइम की उपस्थिति में ये आपस में जुड़ जाते हैं एसिटाइल को एंजाइम में और ऑक्सलो एसिटिक अम्ल। ये ऑक्सलो एसिटिक अम्ल पहले से ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से होता है ऑक्सलो एसिटिक अम्ल। ये आपस में जुड़ जाता है तो निर्माण करता है सिट्रिक अम्ल का, और सिट्रिक अम्ल के अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे। देखिए एसिटाइल को एंजाइम के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल के अंदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे 4 और 2 6, तो सिट्रिक अम्ल जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होगा सिट्रिक अम्ल, उसके अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे 6, ठीक है। संघनन एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। पहले स्टेप है ट्रेस चक्र का, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, सिट्रिक अम्ल आ गया। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, सिट्रिक अम्ल से स्टार्ट करेंगे आप। ये प्रक्रिया कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना इस तरीके से, इसी तरीके से होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी भित्ति डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर होती है। ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, ठीक है। और जो ये सेंटर, ये बीच में ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये वाला पार्ट, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। जो प्लेट सेक्टर चल रहा है वो कहां पर चलता है, यहाँ पर चलता है, और लिंक रिएक्शन कहां पे होती है, यहाँ पे होती है लिंक रिएक्शन, ठीक है। योजक जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे संपन्न होती है आउटर और इनर लेयर के बीच में, और जो प्लेट सेक्टर चल रहा है वो कहां पे चल रहा है, मैट्रिक्स में, यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रिक अम्ल बन गया, सिट्रिक अम्ल। अब जो ये सिट्रिक अम्ल है ये क्या बनाएगा, ये सिट्रिक अम्ल बनाता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है और सिस एकोनिटिक अम्ल बनता है, सिस एकोनिटिक अम्ल बनता है, सिस एकोनिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल बनता है और बाहर निकल जाता है H2O, ठीक है। जल का एक अणु से बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, इसका निर्जलीकरण होता है, ठीक है, इसका मतलब निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। निर्जलीकरण होता है इसका मतलब कि जल का अणु, एक जल वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें से बाहर निकल जाता है, और इसका निर्माण होता है सिस एकोनिटिक अम्ल का, ये निर्माण करता है सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, एकोनिटेज।
एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये दूसरा जो स्टेप है वो भी संपन्न होता है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरे स्टेप में क्या होगा। अब हमारे पास क्या बना, सिस एकोनिटिक अम्ल। ये सिस एकोनिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल के साथ में वाटर का मॉलिक्यूल वापस में जुड़ जाता है। ठीक है, सिस एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में इससे वाटर का मॉलिक्यूल्स, पहले तो क्या हुआ था, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकला था, अब इससे जुड़ जाएगा और इसका निर्माण करेगा आइसोसिट्रिक अम्ल का। आइसोसिट्रिक अम्ल, आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, वहां पर निकला था, यहाँ पर जुड़ेगा। सिस एकोनिटिक अम्ल के साथ में जब वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो आइसोसिट्रिक अम्ल का ये निर्माण करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फोर्थ स्टेप में देखते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, इसका डिहाइड्रोजनेज होता है। ठीक है, इसका डिहाइड्रोजनेज होता है, डिहाइड्रोजनेज होगा इसका। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज फोर्थ स्टेप में आइसोसिट्रिक अम्ल, डिहाइड्रोजनेज होगा, इसमें से हाइड्रोजन्स निकलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन्स बाहर निकलेंगे और उनको ग्राइंड किया जाएगा एनएडी के द्वारा, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। आइसोसिट्रिक